स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम अपना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला लेसन लेकर चल रहे हैं। हम इसमें अब तक पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था ब्रिटेन में, और साथ ही साथ इसके बाद हमने जाना था कि कैसे उस टाउन में व्यापार हुआ और फाइनेंशियल रूप से किस तरीके से बैंक खुलने शुरू हो गए थे वहाँ पर। इसके अलावा हमने जाना था इसी चैप्टर में कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण कोयले और आयरन की डिमांड वहाँ पर बढ़ने लगी थी। शुरुआती तौर पर 1 टन तक आयरन निकालने के लिए उन लोगों को 8 टन तक कोयले को यूज करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी के सुधरी या फिर टेक्नोलॉजी बनने लगी नई, 1 टन आयरन के निर्माण में उन्हें सिर्फ 2 टन कोयले की ज़रूरत पड़ने लगी। इसके अलावा नए नए आविष्कार होने लगे। कॉटन स्पिनिंग और वीविंग मिल का निर्माण इसी का एक बड़ा एग्जाम्पल रहा है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की इंस्ट्रूमेंटों के आविष्कारों के बारे में सुना, जिसमें फ्लाइंग स्टल लूम, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, मूले, पावर लूम नामक बहुत सारी मशीनों के बारे में हमने सुना था इसमें और जाना था। इसी के साथ सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब स्टीम इंजन का निर्माण हुआ। आपने जाना भी था कि जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन का निर्माण और स्टीम इंजन में सुधार होने के कारण किस तरीके से यातायात लोगों तक पहुंचा, और यातायात के माध्यम से किस तरीके से सभी लोगों ने इसकी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त किया। इन अपॉर्चुनिटियों के साथ साथ उन्होंने कैसे इनका फ़ायदा उठाया, और साथ ही हम इसमें देखते हैं कि इस वजह से उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए। इसके अलावा उस समय के दौरान सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट निकाली गई थी उसे हॉर्स पावर का नाम दिया गया था। इसके अलावा हमने अपने इस लेसन में पढ़ा कि किस तरीके से इन चीज़ों के बाद कैनल और रेलवे का निर्माण हुआ, किस तरीके से कैनल का निर्माण हुआ, कैनल द्वारा यातायात के माध्यमों को सुधारा गया, वाटरवेज के माध्यम से चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया। लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि फ्लड के कारण और भी बहुत सारे रीजन रहे, जैसे कि आपके सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना। इसके अलावा बरसात के सीज़न के कारण कैनल का द्वारा यातायात संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा। रेलवे को रेलवे मीनिया के नाम से जाना जाने लगा था इन दिनों के दौरान। और साथ ही साथ हम पहुँचे थे इसके बाद हु आर द इन्वेंटर्स, कौन इन्हें खोज करने वाले थे और कौन खोज करता थे। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसमें इंटरेस्टिंगली कौन कौन साइंटिस्ट थे, लेकिन इसी चीज़ को हम आज ब्रीफली लेके चलते हैं हमारे इस वीडियो के चौथे पार्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल रूप से हम काफ़ी चेंजेस होते हुए देखते हैं। उस समय के दौरान बहुत सारे ट्रेंड साइंटिस्ट थे, कुछ लोग एजुकेटेड साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को से रिलेट करते हुए चीज़ों को निर्माण कर रहे थे 19वीं सेंचुरी के आसपास। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन भी देखते हैं उस समय के दौरान, जो दिखाते हैं कि किस तरीके से वे लोग नॉलेज से भरे हुए थे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। इसके अलावा ये उसी बेस पर चलते थे, लेकिन इसके अलावा अपने ब्रिलियंट माइंड के कारण, अपने विचारों के कारण वे लोग लगातार इस तरह के इन्वेंशन करते रहते थे। साथ ही हमने इसमें हेल्प प्राप्त की है कि किस तरीके के फैक्ट देखने को मिले हमें इंग्लैंड में, जो इस फीचर्स को दिखाते हैं कि यूरोपियन कंट्री में क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी। हम दर्जनों ऐसे साइंटिफिक जर्नल्स देखते हैं जो पब्लिश किए गए थे उन पेपरों पर, और साइंटिफिक रूप से उन सोसाइटीज़ के बारे में दिखाते थे 1760 से 1800 के बीच, जो दिखाती थी वाइड स्पेयर ट्रस्ट को, उस प्यास को जो नॉलेज के कारण फैलती जा रही थी छोटे छोटे टाउनों में। साथ ही साथ छोटी छोटी एक्टिविटी की जाने लगी थी सोसाइटी में कला के माध्यम से 1754 के आसपास। और इसी तरह की ट्रेवलिंग लिटरेचर्स को हम कॉफ़ी हाउसों में देखते थे, मतलब कि हर जगह हर नुक्कड़ पर यही बातें होने लगी थी, नई नई खोजों के बारे में, नई नई चर्चाओं के बारे में। इन इन्वेंशनों के कारण बहुत सारे
डिटर्मिनेशन देखने को मिलते हैं, इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। जो क्यूरियस थे, कुछ लोग लक के कारण, कुछ लोग अपनी नॉलेज के कारण, साइंटिफिक नॉलेज के कारण, कुछ लोग आविष्कारों के कारण, कुछ लोग कॉटन वीविंग में इस तरीके से घुलते मिलते जा रहे थे। इसमें रिचर्ड आर्कराइट के बारे में भी जानते हैं हम, एक वेबर के रूप में विगमेकर हुआ करते थे। इसके अलावा सैमुअल क्रॉम्पटन के नाम से जानते हैं, जो एक टेक्निकली स्किल्ड व्यक्ति नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने आविष्कार किए। एडमंड कैटराइट के बारे में अध्ययन करते हैं, जो एक लिटरेचर के रूप में थे, मेडिसिन और एग्रीकल्चर के, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्लर्जीमैन थे वे। और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, जो एक छोटे व्यापारी भी थे। इसके अलावा ये सभी लोग भी अलग अलग तरीके से चीज़ों को खोज रहे थे। साथ ही हम इस एरिया के दौरान जानते हैं कि किस तरह के स्टीम इंजनों का निर्माण होने लगा था, किस तरह के सर्वे होने लगे थे थॉमस सर्वे के आसपास। तो इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि कितने बड़े बदलाव आए हैं उन समय के दौरान, जब थॉमस सर्वे ने एक आर्मी ऑफिसर होते हुए थॉमस नुकमैन के अंतर्गत बैक स्मिथ और लॉक स्मिथ के रूप में कार्य किया। जेम्स वाट ने एक स्ट्रॉन्ग मशीनिकल बेल्ट का निर्माण किया। इसके अलावा बहुत सारे आविष्कार ऐसे हुए। चेंज इन लाइफ, किस तरीके से जीवन चेंज हुए लोगों के, उस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। इस समय के दौरान हम देखते हैं इन सालों में कि क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है इंडिविजुअल रूप से और टैलेंट के रूप में, और साथ ही साथ रिवोल्यूशनरी के रूप में होने वाले चेंजेस की वजह से कौन से रिच इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, ये सब भी हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मनी के कारण इंडस्ट्रियल रूप से हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते थे और किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वे अपने समय को व्यतीत करते थे। एक निगेटिव वो ह्यूमन कॉस्ट के रूप में हम इस समय को देखते हैं। साथ ही साथ एविडेंट मिलते हैं हमें टूटते हुए परिवारों के, जो एड्रेस किए जाते हैं उस डिग्रेडेड सिटीज़ के रूप में, जो वर्किंग कंडीशंस के कारण फैक्ट्रीज के आसपास ही बिल्टअप हो जाती थी। इसके अलावा हम नंबर ऑफ़ सिटीज़ के रूप में इंग्लैंड में देखते हैं, पॉपुलेशन 50,000 से बढ़कर जा रही थी। साथ ही 1750 से 29 के बीच 1850 के आसपास हम उस पेस ऑफ ग्रोथ को देखते हैं, जो दिखाती है कि किस तरह के प्रोविज़न उस वक्त के दौरान थे। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फार लेफ्ट के अंतर्गत आपको कॉटन इंडस्ट्री देखने को मिल रही है, कारपेंटर रॉ कॉटन टेज के रूप में, जो बिल्ट किए गए हैं कंपनी द्वारा वर्करों के लिए। ये कॉटेज बनाए गए हैं कंपनी द्वारा 1783 में। इसके अलावा लेफ़्ट साइड में हाउसेज दिखाए गए हैं डरबी के अंतर्गत, जो पेंट किए गए हैं विलियम वेस्टवुड द्वारा 1835 में। न्यूकमर्स द्वारा फोर्स किए जाने पर इनमें रहने ना पड़ता था। इसके अलावा और क्राउडेड स्लम एरियो में रहना पड़ता था उन लोगों को, जो एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा हमने इस कविता के बारे में भी जान लिया था कि किस तरह की कविता दिखाई गई है एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन को लेकर। आइए जानते हैं वर्करों के बारे में कि वर्कर किस तरीके से थे उस समय के दौरान। ए सर्वे ऑफ 1842 रिलेवेंट दैट द एवरेज लाइफ स्पिन ऑफ द वर्कर वाज लोअर देन द एनी अदर सोशल ग्रुप इन एज। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे 1842 के आसपास हम एवरेज लाइफ स्पिन देखते हैं वर्कर की 15 साल के आसपास। हम इसे बर्मिंघम एरिया में देखते हैं 17 के आसपास, इसे मैनचेस्टर में, और 21 के आसपास इसे डर्बी में देखते हैं। बहुत सारे लोग उस समय के दौरान मारे गए थे और बहुत सारे यंग एज में ही मारे गए थे इस इंडस्ट्रियल रूप से होने वाली दुविधा के कारण, जिसके बारे में हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था KGF का कि किस तरीके से हज़ारों लोग मारे जाते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंतर्गत जब वे हार्श कंडीशनों में वर्क करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी शहरों की, क्योंकि वे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर आ रहे थे शहरीकरण के कारण, जिसके बारे में हमने अपने सोशलिज्म इन यूरोप वाले लेसन क्लास 9th में भी पढ़ाई है। इसके अलावा हमने ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लेसन क्लास 10th में भी इसके बारे में जाना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे 31,000 लोग
मारे गए थे आउटब्रेक के कारण, कोलरा के हैजा के कारण 1832 में। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हम इसकी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को देखते हैं जो नेगलेक्ट करती हैं इन चीज़ों को, डेंजरस कंडीशनों को लाइफ की। मेडिकल नॉलेज उस समय के दौरान अंडरस्टैंड किए जाने वाली नहीं थी, क्योर नहीं थे उनके पास डिजीज के। जैसे कि उस समय के दौरान चेचक नामक बीमारी या छोटी माता के नाम से आने वाली, या छोटी चेचक के नाम से आने वाली बीमारी हज़ारों लोगों को मार रही थी। इसके अलावा यहाँ नीचे एक वुमेन चिल्ड्रन का इंडस्ट्रियलाइजेशन में होने वाला प्रारूप दिखाया गया है। इससे जानने से पहले हम वर्किंग कंडीशन जान लेते हैं महिलाओं की क्या थी। कहीं ना कहीं उन्हें आधी या फिर थर्ड क्वार्टर सैलरी प्रोवाइड होती थी मैन की तुलना में, मतलब उनकी सैलरी कम हुआ करती थी उसी सेम वर्क के लिए। वुमेन इज बिल्ट बटन फैक्ट्री ब्लिगमेज इन द 1850 में के आसपास ब्लिगमेज में महिलाएं गिल्ट बटन का निर्माण कर रही हैं फैक्ट्री में, और साथ ही साथ वर्कफोर्स के अंतर्गत वे बटन ट्रेड करने के लिए महिलाओं को और बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैन को जहां 25 सीलिंग मिल रही है एक वीक की, वहीं पर महिलाओं को 7 सीलिंग मिल रही है, मतलब कि तिहाई के करीब या फिर चौथाई के करीब सैलरी मिल रही है। इसके अलावा चिल्ड्रन को 1 सीलिंग ईच मिल रहा है, एक सप्ताह का 1 सीलिंग ही मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ता था और उसके बाद भी उन्हें कितना कम वेतन मिलता था। ये चीज़ दिखा रही है इस चीज़ को, जैसा कि हमने अपने फिगर में भी फिगर आउट किया है और बताया भी है पहले कि किस तरह की वर्किंग कंडीशन थी महिलाओं की। इसके अलावा हम देखते हैं कि उससे देख पाना, उसे वर्क को करना इतना आसान नहीं था, उसमें आंखें भी जलने लगती थी, क्योंकि बटन के निर्माण के लिए उन्हें लगातार उन भट्टियों के सामने बैठना पड़ता था, और जब बटन टन बनते थे, कांच पिघलता था, तो उसकी रोशनी आंखों को नुकसान पहुंचाती थी, जो काफ़ी ज़्यादा हद तक टॉलरेट नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा हम वर्क के अंतर्गत फैक्ट्री में देखते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग अनब्रोकन आवर्स को देखने को मिलता है। लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था इन लोगों को, जिसके अलावा इन्हें डिसिप्लिन में काम करना पड़ता था। अगर वह सही तरीके से काम नहीं करे तो उन्हें पनिशमेंट मिलता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरीके से मैन का वेजेज ज़्यादा था, महिलाओं का कम था। इसके अलावा यूज ऑफ मशीनरी स्प्रेड के बारे में भी देखते हैं कि किस तरीके से वर्कर लगातार इस चीज़ों को करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में महिलाएं और बच्चे लगातार लगे रहते थे और काम करते रहते थे। गरीबी की कंडीशनें देखने को मिलती हैं, लोअर वेजेज की कंडीशनें देखने को मिलती हैं, कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि ये लोग पूंजीवादी लोग लोअर सेक्शन को किस तरीके से हास कर रहे थे। तो इस तरह की कंडीशनें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाले लोग लिन श्रेणी के अंतर्गत या यॉर्क श्रेणी के ना अंतर्गत काम करते थे। इसके अलावा महिलाएं देखने को मिलती हैं जो मेन रूप से वर्कर होती थी सिल्क के अंतर्गत काम करने की, या रेशम का काम करने की, या नीटिंग का कार्य करती थी, बुनाई कढ़ाई का काम करती थी। इवन बच्चे भी इनके साथ इंक्लूड रहते थे। मेटल इंडस्ट्री के अंतर्गत हम बिर्मिंघम में देखते हैं मशीनरियों को जो दिखाती हैं कॉटन स्पिनिंग जेनी मिल के रूप में या फिर डिजाइन की गई हैं अलग अलग रूप में, जिसमें बच्चे भी वर्कर के रूप में काम करते थे। और स्मॉल बेल्ट के अंतर्गत निबल्स के अंतर्गत वर्क करते रहते थे। ये बच्चे एम्प्लॉयड थे और साथ ही साथ टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंतर्गत ये लगातार छोटे कामों को करते रहते थे, जिसके कारण ये पैक्ड करते थे मशीनरी को, और साथ ही लंबे घंटों तक काम करने के बाद कहीं जाकर ये मेहनताना प्राप्त करते थे। इवन इन्हें संडे में भी वर्क करना होता था, और साथ ही साथ इन्हें काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश एयर नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण बच्चे कफ के कारण बच्चों के कई बार बाल आ जाते थे मशीन में, जिसके कारण क्रश हो जाते थे, उनके हाथ वगैरह भी उसमें आ जाते थे, जिसके कारण हज़ारों बच्चे इस वजह से भी मारे गए हैं। कुछ लोग लंबे समय तक काम करने के कारण नींद के आगोश में आने के कारण ऐसे एक्सीडेंटों का रीज़न बनते थे।
एक लेन दिखाई गई है पुअर क्वार्टर की लंदन के आसपास। इस फिगर में फ्रांस आर्टिस्ट डोरे द्वारा 1876 में ये दिखाई गई है। कोयल माइन में काम करने वाले लोग डेंजरस पैलेस पर वर्क करते थे। रूफ के अंतर्गत में लगातार इस तरह के एक्सप्लोटेशन को सहते रहते थे। इन एक्सप्लोशन के अंतर्गत काफ़ी बार ये लोग इंजर हो जाते थे, लेकिन कॉमन था ये सब। कई बार इसकी चपेट में बच्चे भी आ जाया करते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ट्रैप में आए हैं, इसके जाल में फंस गए हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यंग चिल्ड्रन को वर्क करवाया जाता था ट्रैपर्स के रूप में, जो ओपन करते थे ऐसे शट डोर को जो कोल वैगन के अंतर्गत ट्रेवल करते थे माइनों में। साथ ही साथ वे कैरी करते थे हैवी रोडों को, कोयले के, जो अपनी पीठ पर लेकर लाद कर चलते थे कोयल बैगर के रूप में। ये फैक्ट्री मैनेज करती थी और कंसिडर्ड करती थी चिल्ड्रनों के को लेबर के रूप में, और इन्हें इम्पोर्टेंट रूप से ट्रेनिंग दी जाती थी फ्यूचर फैक्ट्री वर्क के लिए। साथ ही साथ ऐसे सबूत मिलते हैं ब्रिटिश फैक्ट्रियों के रिकॉर्डों के अंतर्गत, जिसमें हम देखते हैं कि आधे से के करीब फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वे स्टार्ट होते थे 10 साल की एज से, और 28% के करीब 14 साल की अंडर एज के आसपास के ही हुआ करते थे। ये एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। महिलाओं का भी उसी तरीके से गेन इंक्रीज देखने को मिलता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रूप से सेल्फ स्टीम के अंतर्गत देखने को मिलता है कि जो महिलाएं थी वे बहुत अधिक मात्रा में इन इंडस्ट्रियों में काम करती थी और स्लम एरियो में ही रहा करती थी। ये एक बड़ा एग्जाम्पल उस समय के दौरान देखने को मिलता है। इसके अलावा हम एक नोवेल देखते हैं हार्ड टाइम्स के नाम से, जो चार्लीज डिकन द्वारा लिखी गई है 1812 से 70 के बीच, जो दिखाती है कि शायद उस समय के दौरान किस तरह की कॉन्टेम्प्रेरी क्रिटिकल सिचुएशंस रही हैं, कैसे हवस रहे हैं उस समय के, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पुअर कंडीशन को दिखाते हैं, जिसके बारे में लिखा गया है अकाउंट कि किस तरह का इंडस्ट्रियल टाउन रहा है उस समय के दौरान। साथ ही साथ उस समय के दौरान की उस खास कंडीशनों को रिफ्लेक्ट करते हुए रेड ब्रिक्स को दिखाया गया है। उन ब्रिक्सों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से धुएं के कारण वे काली पड़ चुकी हैं, जिसके कारण वे बिल्कुल रहने योग्य स्थान नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वे वर्किंग कंडीशन इतनी बुरी होने के बावजूद भी लोग लगातार उसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके से दिखाया गया है अलग अलग फिगर में कि नदियों का पानी किस तरीके से पर्पल हो गया है इल स्मेलिंग डाई के कारण, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है विभिन्न। और साथ ही साथ हम स्टीम इंजन के अंतर्गत काम करते हुए हम मोन्टिन्यूस रूप से देखते हैं कि कैसे ये लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से बहुत अधिक मात्रा में एक मैडनेस देखने को मिलती है। D.H. लॉरेन के अंतर्गत 1885 से 1930 के बीच ब्रिटिश एसेसिस्ट और नॉवलिस्ट होने के कारण उन्होंने 70 ईयर की एज में डिकन्स के बारे में डिस्क्राइब करते हुए एक चेंज लिखा है उस समय के गाँवों के बारे में जो कोयले की बेल्ट से जुड़े हुए थे। साथ ही ये बदलाव देखने को मिलता है कि किस तरीके के एक्सपीरियंस्ड एरिया देखने को मिलते हैं उस समय के दौरान, जो दिखाते हैं कि किस तरह की पुअर कंडीशन में वे लोग रह रहे थे। ईस्टर्न वुड के रूप में देखने को मिलते हैं वे छोटे छोटे गांव, जो शुरुआती तौर पर 19वीं शताब्दी के आसपास एक छोटे एरियो के कॉटेज के रूप में कार्य करते थे। फ्रीक्वेंटली रूप से किस तरीके से वे 4-4 रूम वाले घरों में हजारों 20 लोगों के रूप में निवास करते थे। इसके अलावा हम 1820 के आसपास की भी उन कंपनियों को भी देखते हैं जो बहुत बड़े स्टफ के रूप में सामने आई, जो लोगों को हास करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, जिनके जो ओनर थे वे पूरी तरीके से अपने आप को एक डोमिनेंट कास्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने नीचे वाले सेक्शन को किस तरीके से हरेस कर रहे थे, ये सब देखने को मिलता है। साथ ही साथ नई बिल्डिंगों के अंतर्गत हम 4 रूम हाउसेज को भी देख रहे थे, जो दिखा रहे थे उन ग्रिम को, उन बैंक स्ट्रीटों को, जिसके अंतर्गत वे धनवान लोग भी रहते थे।
इसके अंतर्गत हम उस प्रोटेस्ट मूवमेंट को भी देखते हैं उस समय के दौरान जो सोशलाइजेशन का कारण बना, जो मुख्य रूप से इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सोशलाइजेशन का की नींव डालता है, या फिर ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ साथ होने वाले इस पूंजीवाद को या फिर इस कैपिटलिज्म को तोड़ने वाले जो मूवमेंट रहे हैं या फिर सोशलिज्म की स्थापना करने वाले जो मूवमेंट रहे हैं वे यहाँ से शुरू होते हैं। अर्ली डिकेड्स के अंतर्गत हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के में ये देखते हैं कि किस तरीके से ये फैले पॉलिटिकल आइडियाज़ के रूप में। कौन से शुरुआती अग्रणी व्यक्ति रहे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन चीज़ों को लेकर आए, किस तरीके से उदारवादिता की बात लिबर्टी के रूप में और एक समानता की बात लोगों में फैली, किस तरीके से फर्टिनिटी या भाईचारे की भावना लोगों में फैली और लोग एक दूसरे को जोड़ते हुए डेमोक्रेटिक रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को बनाने लगे। और साथ ही साथ फ्रेंच पार्लियामेंट्री असेंबली के अंतर्गत 1790 के आसपास इन बातों को रखा जाने लगा कि किस तरीके से लिबर्टी रखी जाएगी, इक्वलिटी रखी जाएगी, फर्टिनिटी रखी जाएगी, चाहे वह किसी भी एज ग्रुप से, किसी भी कास्ट ग्रुप से, किसी भी पैसे वाले ग्रुप से बिलोंग करने वाला इंसान क्यों ही न रहा हो, वह किस तरीके से उनमें वर्क करेगा, ये सब दिखाया गया। इसके अलावा इंग्लैंड के अंतर्गत हम फ्रांस में एक लंबे समय को देखते हैं 1792 से 1815 के बीच, जिसमें व्यापार देखने को मिलता है इंग्लैंड से यूरोप का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैक्ट्री द्वारा पोस्ट किया जाता है और शट डाउन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, प्राइस का लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, आइटम्स ऑफ फूड के रूप में ब्रेड और मीट देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इस एज में। एवरेज वेजेज भी देखने को मिल जाता है। पार्लियामेंट के अंतर्गत 1795 में पास किए गए 2 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से लीगल हो गया था यूनाइट करना पीपल को, स्पीच और राइटिंग के रूप में सभी को एक कंटेम्प्ट मिलने लगा था राजा के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के रूप में बैन कर दिया गया था अनऑथराइज पब्लिक मीटिंग्स को उस समय के दौरान कि 50% से ज़्यादा किसी भी तरीके से नहीं इकट्ठा होंगे। इन प्रोटेस्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से वे अगेंस्ट थे मोनार्ची के उस समय के दौरान, और पार्लियामेंट के सभी मेंबरों से यही चाह रखी जा रही थी उस समय के दौरान कि लैंड ओनर्स से वे फ्री हो सकें। पॉपुलेशन अपनी वोट के अधिकार को मांगने की चाह रखने लगी थी। साथ ही साथ यहाँ पर हम सपोर्ट देखते हैं कॉर्न लॉ के अंतर्गत उन लोगों का जो इम्पोर्ट करते थे सस्ते दामों पर फूड को लो प्राइजेज में ब्रिटेन में, और साथ ही साथ ये लंबे समय तक चलता भी जा रहा था। इसमें हम वर्करों की एक बाढ़ देखते हैं, या फिर हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में वर्करों को देखते हैं जो फैक्ट्रियों में लगने के लिए तैयार थे, जो और भी ज़्यादा पुअरेस्ट फॉर्म को दिखाते हैं इस समय की। फूड के कारण होने वाले रोड्स में विभिन्न प्रकार से कंट्री के लोग 1790 के आसपास लगातार लगे हुए थे। यह वह समय था जब फ्रांस में ब्रेड के रेट इतने बढ़ गए थे कि लोग उसके कारण क्रांति पर उतारू हो गए थे। यह वही समय है 1789 से 1793 का, जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखते हैं। बहुत सारे लोग इसी कारण मारे गए थे और गरीब लोगों की यह स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। स्टॉक के रूप में हम उस ब्रेड को देखते हैं जो बेची जा रही थी हाई वाले प्राइस पर, जो अफोर्डेबल नहीं थे उन गरीब लोगों के लिए, क्योंकि वह इतने हाई प्राइजेज को नहीं वो कर सकते थे। इसके अलावा प्रॉफिट और हंगरी के अंतर्गत हम देखते हैं व्यापारियों को कि किस तरीके से वे इस सब चीज़ों से जुड़े हुए थे। इसको हम यहीं तक रखते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो हम अगले लेसन में लेके आएंगे।